सारणी सबको हल करना आ गया सभी बच्चों को। तो आज हम पढ़ेंगे सारणी के अनुप्रयोग या सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और उसके बाद कोई भी सारेख है, सारेख का प्रतिबंध देख लो। मान लो कि त्रिभुज दे दी जाए हमें, त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ये 1 नंबर का आता है, हर साल आता है लगभग, इस बात का ध्यान रख लेना। इसके इंसान कभी दे दीजिए x1 y1, इसके इंसान होंगे x2 y2 और इसके इंसान होंगे x3 y3। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वैसे आपने पढ़ा है समकोण क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी प्रकार इसका होता है 1/2 सारणिक x1 y1। ठीक है, इसके बाद x2 y2 x3 y3 और यहाँ 1 1 ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 ये किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें कोई भी त्रिभुज दिया गया है जिसके क्या दिए गए हमें निर्देशांक, इनको बोलते हैं निर्देशांक, उन निर्देशांकों के साथ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास आएगा इसी में सारेख होने का प्रतिबंध। सारेख जानते हो? सारेख का एक ही रेखा में 3 बिंदु या 2 जितने बिंदु है, जैसे मान लो ये बिंदु है ए बी सी, ए या बी ले लें या सी ले लें। अगर ये एक ही रेखा में है, जैसे ये x1 y1 है, ये क्या होगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3, ऐसे दे रखे हैं 3 बिंदु। अगर तीनों बिंदु सारेख है तो सारेख का त्रिभुज बनेगा क्या? सारेख बिंदु का त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? तो हम इसी के बराबर क्या रख देंगे? 0। देखो, तो सारेख का प्रतिबिंब होगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इसके बराबर क्या जाएगा? 0। अब 1/2 भाग हम 0 में दे देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x1 x2 x3। ठीक भाई, y1 y2 और y3। ठीक, फिर आएगा 1 1 1 और इसके बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये किसका प्रतिबंध है? 3 बिंदुओं के सारेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, किसका प्रतिबंध है? 3 बिंदुओं के सारेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, 2 हो गए सूत्र। पहला सूत्र हम पढ़ रहे हैं ये, दूसरे नंबर पे आ गए ये। अब हम तीसरा पढ़ेंगे 2 बिंदु जोड़ देने वाली रेखा का समीकरण। तो आप देख सकते हो 2 रेख, ये लिख लो पहले, लिख लो यहाँ पे, काम आएंगे। देखो 2 सूत्र हो गया, तीसरा नंबर पढ़ेंगे। डालो 2 बिंदु से उपजाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से उपजाने वाली रेखा का समीकरण। देखो हमें कोई भी 2 बिंदु दे दी जाए, मान लो एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु बी है x2 y2। होगा सारणिक xy 1 x1 y1 x2 y2 1 1 बराबर 0। ये है 2 बिंदु सौदान रेखा का समीकरण। लिख लो। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे समीकरणों को हल करना। ठीक है, इसमें 2 चर वाले रेखा समीकरण होंगे और 3 चर वाले। ठीक है, 2 चर 3 चर समझते हो? जैसे हम इन समीकरणों को हल करेंगे सारणिक सहायता से, आ जाए 2x + 3y बराबर 5 आ जाए, या फिर 7x - 9y बराबर 8। ये समीकरण दे दी जाए हमें, तो इनको हम सारणी की सहायता से हल करना। अभी तक हम इसको विलोपन, प्रस्तावन, वज्रगुणन, ग्राफ विधि से हल करते आए। जो वज्रगुणन है वो सारणी का एक तरह से, पर हम इसको सारणी की हल कैसे करेंगे वो नियम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें इनको कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चर, ये कहलाते हैं चर। तो क्या कहलाती है? 2 चर वाले रेखा समीकरण। एक तो हम ये पढ़ेंगे 2 चर वाले रेखा समीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे नया टॉपिक 3 चर वाले रेखा समीकरण। 3 चर में कौन सा होता है? जैसे आ जाए 2x + y + 2z या 3z, कुछ भी ले सकते हैं, बराबर 0। तो इसमें 3 चर है, 1 2 3। इनको हल करते हैं, ये नियम कहलाता है क्रेमर नियम। कौन सा नियम? क्रेमर नियम। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्रेमर नियम। क्रेमर नियम द्वारा समीकरणों का हल। ठीक है, क्रेमर नियम द्वारा समीकरणों का हल, और ये भी लगभग हर साल पेपर में आता है। इस पर आवेश सिद्धांत आ गया तो वो आता है, या क्रेमर नियम लगभग आता है हर साल। इसके साधारण समीकरणों कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। ठीक है,
इसके लिए देखो पहले हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला समीकरण होगा a1x प्लस b1y बराबर c1, एक समीकरण मान लो आ जाए, दूसरा समीकरण आ जाए a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दो समीकरण आ जाए, ठीक है, तीन भी आ सकती हैं, दो आ जाए। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, वो जो नियम है वो क्या कहलाएगा, क्रेमर नियम। तो उस जो नियम हो क्रेमर नियम वो क्या, वो देख लो। जैसे हम x का मान निकालेंगे, x का सूत्र होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है, y का मान होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ठीक है। अगर इसमें z भी होता तो वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आया डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये क्या है, मुझे पढ़ लेते हैं अभी, कौन से में पढ़ रहे हैं, क्रेमर नियम। तो क्रेमर नियम में x और y का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ये नियम है, किसका नियम है, क्रेमर नियम में x और y का मान ज्ञात करना, या सारणी की सहायता से समीकरणों को हल करने का नियम है। x का मान इस पर से ज्ञात होगा, y का मान इस पर से। तो डेल्टा क्या होता है इनको देख लेते हैं। मैंने इसमें एक तो डेल्टा लिया, एक डेल्टा 1 एक डेल्टा 2। देखो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का तो इसमें डेल्टा डेल्टा की जो आप सारणी बनाओगे वो क्या होगा, जैसे इस असल पद होगा एक तरह से, इसको छोड़ दो, इसमें जो अब अवयव बच गए पास क्या आ गया, इधर a1 b1 क्या आएगा, a2 b2, ठीक है, कहलाएगा डेल्टा का मान कहलाएगा, समझ में, डेल्टा। सब देख लो, फिर से देख लो, देखो क्रेमर नियम द्वारा समीकरणों को हल करना। तो इसमें जैसे हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन समीकरणों को हम सारे एक साथ हल करने के लिए लिख रहे थे, x लिख रहे b1 b2 c1 c2, ये होता है ना, x मान नहीं आएगा, ठीक है। इस बार हम y का मान निकालने के लिए माइनस लगा देते हैं और y का मान रखेंगे आप, तो y का मान रखोगे अपने पास, जब y के रखने क्या रखोगे, a1 a2 c1 c2, ठीक है। और लास्ट में अचर पद लिखते थे, अचर पद के नीचे क्या लिखते थे, अचर पद के नीचे अचर पद का मान नहीं आएगा, तो उनके पास क्या आएगा, a1 a2 b1 b2। ये सारणी था जो हम 10वीं क्लास में पढ़ते आए। देखो अगर इस माइनस चिन्ह को आप यहाँ से हटाते हो तो आपको क्रम चेंज करना पड़ेगा, तो आप पहले क्या लिख देते हो, y बराबर c1 c2 और a1 a2, ऐसे तो लिख रहे थे, लिख रहे थे। तो अब अपने पास प्रश्न में क्या दिया गया, आप इसी से देखो, इसकी सहायता से। तो अगर हम इसको मान ले x, इसको मान ले हम डेल्टा 1 मान ले, समझ रहे हो, इसको हम मान ले y क्या मान ले, डेल्टा 2 मान ले, और इसको मान ले 1 बटे डेल्टा, ये मान ले। तो अब आप इसको तिरछा गुणा करके हल करते हो यहां से, तो हमारे पास देखो x मान क्या आएगा, हम लेंगे फर्स्ट बराबर थर्ड से, फर्स्ट बराबर थर्ड से, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 बटे x बटे डेल्टा 1 बराबर 1 बटे डेल्टा। तो तिरछा गुणा करेंगे तो पास कितना आएगा, डेल्टा x बराबर डेल्टा 1, x बराबर कितना आ गया, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो ये आता है x मान, इसी प्रकार किसका मान आ जाएगा, y का मान। तो ये तो 10वीं क्लास में पढ़ते आए हैं, या इसको हम बोल रहे हैं अपना क्रेमर नियम यहाँ से। तो अपने पास देखो यहाँ अब इसमें क्या आ गया भाई, अपने पास c1 इधर था, इसमें बराबर इधर, और इसमें c1 किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, समझ रहे ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका मान क्या हो जाएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा, जैसे मान लो डेल्टा का मान निकालोगे, तो डेल्टा का मान क्या होगा, पहले डेल्टा का मान अपने पास या संपद हो एक तरह से डेल्टा, तो अपने पास क्या आएगा, a1 a2 b1 b2, ये तो ठीक है, सही है। अगर आप डेल्टा लेते हो डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 का मान क्या होगा, डेल्टा 1, इसको मान कवर करो, और हमारे पास क्या है, डेल्टा 1 का मान, x मान नहीं लिखना है, इसके नीचे शुरुआत यहां से करेंगे c1 से, c1 शुरुआत करोगे ना, तो क्या आएगा, c1 क्या आएगा, c2 और b1 b2। अगर आप पहले b1 b2 को लिख देते हो, देखो अगर मान लो आपने लिख दिया डेल्टा 1 बराबर b1 b2 और c1 c2, अगर ऐसे लिख देते हो तो आपको माइनस नहीं लगाना, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो इसका क्रम चेंज करो वापस, प्लस हो जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डेल्टा 1 2, और डेल्टा 2 का मान क्या होगा, डेल्टा 2
डेल्टा 2 में y का मान नहीं आना चाहिए, तो पास क्या आ जाएगा, ऐसे लिख दो, पहले इस शुरुआत यहां से करोगे, a1 a2 b1 सॉरी डेल्टा 2 नीचे 2 मतलब y का मान नहीं आना चाहिए, एक नंबर है, ये दो नंबर है, तीन नंबर ऐसे होगा अपने पास, इसको हम डेल्टा से नंबर नहीं दे रहे, तो 1 में तो x का मान नहीं आएगा, 2 में किसका मान नहीं आएगा, y में y का मान नहीं आएगा, y का गुणांक मतलब y गुणांक नहीं आना चाहिए, अपने पास कितना आ गया, x गुणांक a1 a2, अब अचर पद जो अपने पास हो क्या आएगा, ये आ गया डेल्टा, समझ में आया। और अब x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो इस सूत्र से आ जाएगा, सभी x बराबर होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। और पास क्या आएगा यहां से, x मान तो क्या हो गया, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ठीक है। और लास्ट में पास क्या आ जाएगा इसी प्रकार यहां से, इसमें ध्यान रखना, ये तो आ गया, और ये ध्यान रखना डेल्टा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, 0 के बराबर आ गया तो इस समीकरण का हल नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी स्थिति विशेष हल, इसका संगत हल होंगे या संगत होंगे, ठीक है, या कितने हल होंगे, देखो आप ये पढ़ते आए हो, ये पढ़ा होगा आपने, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, पढ़ा है कभी ये, तो इसका अर्थ क्या था, इसका एक अद्वितीय हल होगा, और ये समीकरण निकाय कैसे होंगे, संगत होंगे, 10वीं क्लास का है, ये नहीं पढ़े। इसी प्रकार अगर इसमें आ जाए यहाँ से, ये तो आ गया a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, ऐसा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, पढ़ा होगा ना आपने। और ये समीकरण निकाय कैसे होगा, संगत नहीं होगा, ठीक है। और अब तीसरे नंबर हम पढ़ते हैं इसमें, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, ये क्या, इसके अनंत हल होते हैं, इससे दोनों रेखाएं इसमें समांतर रेखाएं बनती है, जब हम 10वीं में पढ़े हो तुमने देखा होगा, समांतर रेखा बनती है, इसके अनेक हल होते हैं, इसका एक हल होगा, इसके अनेक हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ये संगत होगा समीकरण, तो ये ध्यान रख लेना। अब हम पढ़ेंगे 3 चर वाले देखिए समीकरण युग्मों का हल। अब 3 समीकरण, अगर 3 चर आ जाए x y z, तब कैसे हल करते हैं वो देख लो, क्रेमर नियम में देखो। अब हमें समीकरण क्या दी गई वो देख लो, ठीक है। अब देखते हैं 3 चर वाले समीकरणों का क्रेमर नियम द्वारा हल। देखो अपने पास ये आ जाए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z बराबर d1, ये आ जाए, इसमें 3 चर हो गए x y z। फिर हमारे पास आ जाए दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। इसी प्रकार a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, ये आ जाए। तो इसमें x y z का मान क्या होगा, देखो x y z का मान क्या होगा, अगर हम x का मान निकालें तो हमारे पास आएगा क्या आएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। y का मान होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z का मान होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, जहां डेल्टा नॉट इक्वल 0, ये आएगा। अभी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा का मान कैसे ज्ञात करनी है देख लो। हम शुरुआत में याद करते हैं, पहले सबसे पहले डेल्टा का मान, क्योंकि आपको डेल्टा ज्ञात करना है। अगर डेल्टा का मान 0 आ गया तो आप प्रश्न आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों भाई, डेल्टा का मान 0 आ गया हल होगा प्रश्न, आगे हल ही नहीं होगा, तो आगे हल नहीं होगा, सबसे पहले डेल्टा का मान निकाल लेते हैं। डेल्टा का मान कैसे निकालो देखो, ये अपने पास लिखना है डेल्टा, लिख दोगे। अब डेल्टा में अचर पद है डेल्टा के लिए, तो डी नहीं लिखना आपको, बस सब मान लिख दीजिए। क्या आएगा पहले a1 b1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, किसका मान आ गया डेल्टा, क्या लिख दिया, सॉरी c3, ये आ गया। अब देखो डेल्टा 1 आ गया, देखो डेल्टा 1 का अर्थ हमें x का मान नहीं लिखना, इसका मान नहीं लिखेंगे भाई, x नहीं लिखेंगे। अब x नहीं लिखेंगे तो दो मान तो पहले ही बचे हुए b1 c1, इनका क्रम तो ये, और लास्ट में बच जाएगा d1, ये आ जाएगा। तो आप इसको इस जगह लेके आ जाओ, जो a1 a2 a3 थे इसको हटा दो यहाँ से, क्या लिख दोगे भाई, लास्ट वाला मान उठा दो यहाँ से, d1 d2 d3, और ये मान ऐसे कैसे रखो, इनको ऐसे कर दो b1 b2 b3 c1 c2, ये किसका मान आ गया डेल्टा का। अब डेल्टा 2 ज्ञात करते हैं, देखो अब डेल्टा 2 में आप क्या करना है, डेल्टा 2 में क्या नहीं आएगा, y का मान, ये दूसरा y हुआ ना, तो b के मान नहीं आएंगे। अब b के मान से क्या रख देंगे, d1 d3 आ जाएंगे, ऐसे कैसे रखो, देखो a1 ऐसे कैसे रहेगा, a2 अपने स्थान रहेगा और a3 रहेगा। अब इसको हटा रहे हैं b1, तो ये तो हटेगा y के मान,
तो उनके पास क्या आ जाएगा D1 D2 D3 C1 C2 C3 ये आ गए। अब क्या बच गया डेल्टा 3 के लिए क्या करोगे z का मान नहीं आना चाहिए, z का मान नहीं आएगा, देखो दो मान तो ऐसे कैसे आ जाएंगे इसके, ये दो मान तो इसी वाला नहीं आएगा लास्ट वाला, तो क्या आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और लास्ट में क्या आ जाएगा D1 D2 D3। और अब इन सारणी को हल करके हम आसानी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। समस्या किसी को इनको याद करनी है, तो जो भी आप मान ज्ञात करो, जैसे इसको आप यहाँ से x गुणांक 1 के लिए आ जाएगा, डेल्टा 1 ज्ञात करो तो x का गुणांक नहीं लिखना, डेल्टा 2 ज्ञात करो तो y गुणांक पर लिखना, और डेल्टा 3 ज्ञात करो तो z गुणांक लिखना, और जब सिर्फ डेल्टा ज्ञात करते हो d का गुणांक चौथा पद नहीं लिखना। ठीक है, तो हम पहले इन सब प्रश्नों को हल कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली के प्रश्न। ये प्रश्न एक कर लो, फिर सीधा क्रिमिनल में पहुंचेंगे। कर लो तुम यार, इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, इसमें नहीं आएगा। देखो प्रश्न नंबर 1, अपने प्रश्नावली को पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने एक बात और ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक आता है, ठीक है, पॉजिटिव। अगर आपका नेगेटिव आ भी जाए किसी प्रकरण तो आप उसको पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है, हमेशा धनात्मक लिखना है त्रिभुज क्षेत्रफल। इसका जो इकाई है वर्ग इकाई लिखना आपको, ठीक है, वर्ग इकाई। इधर देखो हमें निर्देशांक रखे x1 अपने लिए होगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या होगा x2 और ये y2, ये x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सारणिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 आ गया। देखो सारणी मान रख देते हैं 1/2 सारणिक x1 का मान कितना है 2 5 -2 -3 6 0 1 1 ठीक है। देखो अब यहाँ आप यार उस डायरेक्ट हल कर लो, या अपने नियमों का उपयोग करके जीरो प्राप्त कर सकते हो सारणी के अंदर, सीधा हल करोगे। नियम लगाने के लिए फिर हमें R1 R2 C1 C2 घटा उठा जीरो लेके आना है। क्या सीधा हल करोगे तो सीधा हल करने के लिए 1/2 ब्रैकेट पहले R1 साफ हल कर देते हैं, 2 आ गए सापेक्ष हल चलते एक बात है, ठीक है, 2 आ गया, सिंपल सा ही कठिन नहीं है, 2 आ गए। देखो 2 के सापेक्ष अब सारणी बनाओगे तो उनके पास क्या आएगा -3 0 1 1 सारणी आ गई, फिर -5 लिखेंगे। अब इसकी सारणी लिख लेते हैं, इसकी सारणी क्या हो जाएगी यहाँ से -2 6 1 1 और लास्ट में +1 की सारणी लिख लेते हैं, कितना आएगा -2 0 माइनस यहाँ से आएगी -2 6 -3 0, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखो उनके पास आगे 1/2 पहले से बाहर है, 2 इसको इससे गुणा कर लो, कितना आगे -3 -3 + 0 आ गया यहाँ पे, इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा नहीं। इसके बाद में -5 माइनस से हो जाएंगे +1, इसको इससे गुणा किया 0 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 18 और प्लस के कितने हो जाएंगे 18 + 18, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और ये हो गया -6, ठीक भाई, और ये माइनस कितना हो गया 8 माइनस के 8 को 5 से गुणा करोगे माइनस से, तो माइनस के कितने हो गए 40 प्लस के 40 8 × 40 और यहाँ पे पास कितने हैं प्लस के 18, ठीक है। अब इसमें से 18 से हम 6 घटा देते हैं, कितने आ जाएंगे 12 हम जोड़ दो इसमें 42 में 52, हमारे पास आ गए 1/2 गुणा 52, कितना आ गए 26 वर्ग इकाई। तुम इस बात का ध्यान रखो, मान लो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता तब जब इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, वर्ग इकाई हो गया प्रश्न। अब इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर इसके नेक्स्ट यहाँ तक हल कर लो, क्रेमर नियम तक तुम हल कर लो, इससे आगे हल करो।